गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट थर्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन क्लास 10। आज हम क्लास 10 की यूनिट थर्ड जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्राप्त करने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल गिव द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्टली मैं इंट्रोडक्शन देना समझूंगी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो the sources of energy, which means the amount of energy which provided in adequate amount in a convenient form over a long period of time is called sources of energy। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि the sources of energy which provided in adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time is called sources of energy। Okay, sources of energy categorized into group. First one is conventional source of energy and second is conventional source of energy or unconventional source of energy। देखिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक तो कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। इसको हम नॉन कन्वेंशनल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। सो फर्स्टली वी विल टेल अबाउट या टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो 10 देखिए 2 नंबर के क्वेश्चंस में आता है कि डिफाइन द कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल विद देयर एग्जांपल्स। ओके, सो फर्स्टली हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी या द सोर्स ऑफ एनर्जी which provided in which presented in the fixed amount on the surface of the earth is called conventional source of energy। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि the sources of energy which presented in the fixed amount on the surface of earth is called conventional source of energy। कि वो source of energy जो इस अर्थ की सरफेस के ऊपर एक बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसके एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल। अब देखिए फॉसिल फ्यूल के अंदर कौन कौन से आते हैं? अपना कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द फॉसिल फ्यूल। सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? फॉसिल फ्यूल के। देखिए कई बार एक नंबर में पूछ लेता है कि डिफाइन द फ्यूल या डिफाइन द फॉसिल फ्यूल। की फॉसिल फ्यूल क्या होता है या फ्यूल क्या होता है, आप इनको डिफाइन कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं फॉसिल फ्यूल के बारे में बताऊं कि द फ्यूल व्हिच डेवलप्ड फ्रॉम द फॉसिल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, है ना? कि जो फ्यूल हमें फॉसिल से प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। और इसके एग्जांपल हो गए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अच्छा, इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि आप फ्यूल को डिफाइन कीजिए। तो फ्यूल को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द मटेरियल व्हिच प्रोड्यूस्ड ए अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द बर्निंग। कि एक ऐसा मटेरियल जिसको अगर हम बर्न करें तो वो हीट प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्यूल। फिर से रिपीट कर दो इसकी डेफिनेशन। द मटेरियल व्हिच प्रोड्यूस्ड हीट ड्यूरिंग ए बर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूल। तो देखिए फ्यूल और फॉसिल फ्यूल दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए। ओके, अब हम नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटीन्यूअसली इन नेचर एंड आर इनएग्जिस्टिबल्स। ठीक है, यानी कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो प्रकृति के अंदर लगातार बनती रहती है, लगातार प्रोड्यूस होती रहती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इनएग्जिस्टिबल रहती है। कैसे रहती है? इनएग्जिस्टिबल है ये। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट करती हूँ कि द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटीन्यूअसली इन नेचर्स, लगातार नेचर्स के अंदर प्रोड्यूस होती रहती है, इसको क्या बोल देते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और कैसी है? इनएग्जिस्टिबल है। ओके, अब देखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
देखिए आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे? कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब आपने इसके एग्जांपल तो देख लीजिए, एक बार नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के एग्जांपल देख लीजिए। कौन कौन से एग्जांपल हो गए? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओके, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा बायोमास, बायोमास एनर्जी, और भी इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स लिखिए। जितनी भी ओशियन एनर्जी आती है, लाइक टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ठीक है, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। तो आप इसमें डाल सकते हो ओशियन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल की, गुड फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड फ्यूल, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड फ्यूल। देखिए कुछ एक पॉइंट सेम है कैरेक्टरिस्टिक के भी और प्रॉपर्टीज के भी, कि गुड फ्यूल होने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए या कौन कौन से उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इट शुड हैव हाई क्लोरोफिल वैल्यू। इट शुड हैव हाई क्लोरोफिक वैल्यू, कि जो अपना फ्यूल है, अगर हमने उसको देखिए, फ्यूल और गुड फ्यूल दोनों में अंतर है, इसलिए मैं गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। कि देखिए गुड फ्यूल होने के लिए उसकी क्लोरोफिक वैल्यू कैसे होनी चाहिए? तो हाई होनी चाहिए। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्लोरोफिक वैल्यू। अब आपने ये तो सुन लिया कि गुड फ्यूल की क्लोरोफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, लेकिन क्लोरोफिक वैल्यू होती क्या है? और प्रीवियस एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया कि व्हाट इज द क्लोरोफिक वैल्यू। तो आप सुन लीजिए कि 1 ग्राम मास ऑफ फ्यूल को बर्न करने के लिए क्या कहते हैं? 1 ग्राम मास ऑफ फ्यूल को बर्न करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की जाती है या जितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाई क्लोरोफिक वैल्यू। लाइक आपके पास ये 1 ग्राम का फ्यूल था, ठीक है, इसको आपने बर्न किया और इससे जितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है वो आपकी क्या रहेगी? क्लोरोफिक वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, the burning of 1 gram of fuels produce the amount of heat is called calorific value, की 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की जाती है वो क्लोरोफिक वैल्यू कहलाती है। अच्छा, इसकी यूनिट के बारे में हम जरूर बात करेंगे, एंड इट्स यूनिट इज किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। क्लोरोफिक वैल्यू की यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि इट हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर। इट हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर, की जो इसका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो। देखिए इग्निशन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? इग्नाइट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी कि द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द फ्यूल विच बर्निंग, कि ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्यूल आर बर्न आउट, कि वो मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर जिस पे हमारा फ्यूल बर्न करना स्टार्ट कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्यूल आर बर्निंग आउट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक है। थर्ड देखना, चीप एंड इजीली अवेलेबल, क्या है? चीप एंड इजीली
उपलब्ध भी हो जाए। ठीक है, फोर्थ क्या है, इजी टू स्टोर, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि हमारा जो फ्यूल है वो आसानी से स्टोर भी हो जाए और ट्रांसपोर्ट भी हो जाए। भाई अगर हमारा पावर प्लांट कहीं दूर है और फ्यूल हमें कहीं दूर मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ेगा। तो हमारा फ्यूल ऐसा हो जिसको ट्रांसपोर्ट करने में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेफ टू हैंडल, सेफ टू हैंडल, कि ऐसा फ्यूल हो जिसको हमें हैंडल करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम बहुत सेफली अपने फ्यूल को हैंडल कर सके। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुड फ्यूल किसको बोलेंगे, गुड फ्यूल वो रहेगा जो नॉन पॉल्यूटेंट रहेगा या बहुत माइनर अमाउंट में पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट होगा तो हम उसको गुड फ्यूल कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि नॉन पॉल्यूटेंट, कैसा होना चाहिए, नॉन पॉल्यूटेंट, कि हमारा फ्यूल कैसा हो, नॉन पॉल्यूटेंट। ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ स्मोक, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस ना करे उसको हम क्या कहेंगे, गुड फ्यूल। या जो नॉन पॉल्यूटेड हो, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट ना करे उसको हम क्या बोलेंगे, गुड फ्यूल। तो देखिए ये अपनी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा जनरल से डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि हमने फर्स्ट में पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो क्या पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइडेड इन एडिक्वेट अमाउंट इन ए कन्वीनिएंट फॉर्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, की जो सुविधाजनक एनर्जी हमें लंबे टाइम तक मिले उनको हम क्या बोलेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैटेगराइज इन टू ग्रुप, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या बोलेंगे, द सोर्स ऑफ एनर्जी विच defined or which permitted in a fixed amount on the surface of the earth is called conventional source of energy, and the example of conventional source of energy is fossil fuel. In the fossil fuel, coal, petroleum and natural gas are come under this fuels. Okay, okay, conventional source is also called a non renewable source of energy. यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हिच बी प्रोड्यूस कंटीन्यूअसली इन द नेचर is called non conventional source of energy, and the non conventional source of energy is also called the renewable source of energy, and the examples of non conventional source of energy, solar energy, wind energy, hydro energy, biomass etc. Okay, next जो हमारा पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज या मैं बोलूं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 से 4 नंबर में आ जाता है, क्या तो वो प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, क्या आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पॉइंट है आप प्रॉपर्टीज के अंदर भी डाल सकते हो, आप कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इट शुड हैव हाई क्लोरोफिक वैल्यू, कि जो हमारा फ्यूल है उसकी क्लोरोफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ओके, इसके साथ साथ हमें हाई क्लोरोफिक वैल्यू की भी डेफिनेशन और पता होनी चाहिए। तो क्या वो पता करेंगे हम कि क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है, कि 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए या 1 ग्राम फ्यूल बर्न होने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलेंगे, हाई क्लोरोफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न होने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्लोरोफिक वैल्यू बोलेंगे। एंड द यूनिट ऑफ क्लोरोफिक वैल्यू इज किलो जूल पर ग्राम। ओके, इट शुड हैव हाई इग्निशन टेंपरेचर, इग्निशन टेंपरेचर कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। या मैं बोलूं कि प्रॉपर इग्निशन टेंपरेचर, बिल्कुल सही रहेगा कि प्रॉपर इग्निशन टेंपरेचर होना चाहिए। आप प्रॉपर कर लेना, यहाँ पे प्रॉपर ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा था, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द फ्यूल आर बर्न आउट, मिनिमम वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे हमारा फ्यूल बर्न आउट करना स्टार्ट कर देता है उसको हम क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। हमारा जो फ्यूल है वो चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, सस्ता है और बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाए, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे, सेफ टू हैंडल होना चाहिए, नॉन पॉल्यूटेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है कि देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। ठीक है, अभी देखिए आपने सोर्स ऑफ एनर्जी जो पढ़ा है, ठीक है, इस सोर्स ऑफ एनर्जी में जो इस यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पावर प्लांट, कि पावर प्लांट कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो पावर प्लांट कैसे वर्क करते हैं, सभी के सभी पावर प्लांट की
वर्किंग सबकी एकदम सेम है, तो वर्किंग के अंदर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। एक बेसिक सा फंडा बताऊंगी कि उसी बेसिक फंडे पे सारे के सारे पावर प्लांट काम करते हैं, तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग लिखने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। देखिए ये मेरा हीटर है, ये मैं थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के बारे में बता रही हूँ। ये मेरा इसका ऑन ऑफ करने का स्विच है, ऑन ऑफ करने का स्विच है, ठीक है। ये जो मेरा हीटर है ये किससे कनेक्टेड है? मेरा टरबाइन से कनेक्टेड है। किससे? टरबाइन से। और टरबाइन किससे कनेक्टेड है? एक शाफ्ट के थ्रू, है ना, एक शाफ्ट के थ्रू ये किससे कनेक्टेड है? जनरेटर से। और ये मेरा बल्ब है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब देखिए आप इसकी वर्किंग देखिए कि सबसे पहले द डायग्राम्स विल बी रिप्रेजेंटेड, वन इज हीटर एंड हीटर इज कनेक्टेड टू द टरबाइन। और मैं क्या बोल सकती हूँ? द हीटर विल रोटेट द टरबाइंस एंड द टरबाइन रोटेट द जनरेटर एंड जनरेटर प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिसिटी। बोल सकते हो कि जो मेरा हीटर है वो क्या करता है? टरबाइन के विंग्स पे गिरता है, ब्लेड्स पे गिरता है और टरबाइन रोटेट होने लग जाता है। अब देखिए टरबाइन को रोटेट कराने के लिए मेरे को किसी पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। वो पावर सोर्स मैंने क्या ले लिया? हीटर ले लिया। जैसे ही इस हीटर को मैं यहाँ से ऑन करती हूँ कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, और वो हीट जैसे ही ब्लेड पे प्रेशर एग्जर्ट करती है तो ये ब्लेड सारी क्या करने लग जाती है? रोटेट करने लग जाती है। यहाँ पे मेरे पास एक शाफ्ट होती है, वो शाफ्ट भी रोटेट करती है तो मेरा जनरेटर भी रोटेट करने लग जाता है। और फाइनली जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करा के क्या कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। और डिफरेंट डिफरेंट पावर स्टेशन से अलग अलग जगह पे वो इस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई की जाती है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी पावर प्लांट है, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर है, जियोथर्मल है, विंड है, सारे के सारे फंक्शंस बिल्कुल एक तरीके से काम करेंगे। सब में हमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें चाहिए, यानी कि ये तीन चीजें हर किसी पावर प्लांट में बिल्कुल कॉमन होंगी। सबसे पहले क्या? पावर सोर्सेज, पावर सोर्स। पावर सोर्स में क्या है? टरबाइन, टरबाइन के बाद जनरेटर, और जनरेटर के बाद इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए जितने भी पावर प्लांट है उन सब के अंदर ये जो मेरा हीटर है, या मैं बोलूं कि ये जो मेरा क्या है? पावर सोर्सेज है। ये पावर सोर्सेज मतलब एक ऐसा साधन जिससे मैं अपनी पावर प्रोड्यूस, जिससे मैं कोई पावर प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे ही इसने पावर प्रोड्यूस की, मेरा टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर से क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। जितने भी पावर प्लांट है सब के सब में यही फंक्शन होता है कि एक पावर सोर्सेज होता है, वो टरबाइन को रोटेट कराता है, टरबाइन एक शाफ्ट के थ्रू जनरेटर से कनेक्टेड होता है, फिर जनरेटर रोटेट करता है और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए मैं समझाना क्या चाहती हूँ कि जितने पावर प्लांट है सबके अंदर ये क्या है? पावर सोर्सेज अलग अलग है। जैसे मैं हाइड्रो की बात करूं तो वहां हम टरबाइन को किससे रोटेट करा रहे? हाइड्रो एनर्जी से, यानी कि बहुत
डैम बनाया जाता है, डैम से पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है जिसके अंदर से पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो टरबाइन को रोटेट कराती है, फिर टरबाइन जनरेटर को, जनरेटर क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देता है। तो जितने भी मेरे पावर प्लांट है सब के अंदर सिर्फ ये पावर सोर्सेज अलग है कि हमें देखिए हम टरबाइन को हैंड रोटेट नहीं करवा सकते, भाई आप मैनुअली कब तक रोटेट कराओगे, और हमें इसको बहुत हाई स्पीड से रोटेट कराना पड़ता है तो हम हैंड से तो करा ही नहीं सकते, ठीक है। तो टरबाइन को रोटेट कराने के लिए मेरे पास कोई ना कोई बहुत हाईली पावर्ड सोर्सेज चाहिए मेरे को, ठीक है। तो उसको हम कई बार क्या ले लेते हैं, हीटर ले लिया मैंने, स्टीम पावर प्लांट हो गया मेरा, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो में हम जैसे मैंने अभी बताया कि वाटर से टरबाइन को रोटेट कराते हैं, स्टीम पावर प्लांट से स्टीम से रोटेट कराते हैं, ठीक है, विंड से रोटेट करवाते हैं। तो सबके अंदर जो मेरा पावर प्लांट जो ये पावर सोर्सेज है सिर्फ ये अलग होता है, बाकी पूरे का पूरा फंक्शन सेम होता है। वो पूछेगा कि कंस्ट्रक्शन, शो द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, शो एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, सबकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक डायग्राम रिप्रेजेंट करो, आपका जो भी पावर सोर्सेज है, द पावर सोर्सेज which connected to the turbine and the turbine rotate and the turbine connected to the shaft through the generators, the turbine will also rotate the generator and generator produce the electricity। क्लियर है कि सबके अंदर पावर सोर्सेज अलग रहेगा, जैसे पावर प्रोड्यूस करेगा टरबाइन रोटेट करेगा, फिर जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इनके जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में 3 से 4 नंबर में पूछे गए हैं। थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए